हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम डाटा में। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसटी 3 उपन्यास एवं कहानियों के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो पहले के 8 क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो 9th क्वेश्चन है वो टिप्पणी का क्वेश्चन है जो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। जो 8 क्वेश्चन से वो 20 मार्क्स के होते हैं और जो 9th क्वेश्चन है वो टिप्पणी में से आपको 2 करनी होती हैं। 2 टिप्पणियाँ करनी होती है, एक 10 मार्क्स का रहेगा और दूसरा भी 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से होगा। और आपको पूरे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपके जो उपन्यास है वो भी आपके पास 5 उपन्यास लगे हैं। जो पहला है वो गोदान है, दूसरा है मैला आंचल, तीसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा, चौथा है सूखा बरगद और 5वां है धरती धन्ना अपना। सो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला उपन्यास है गोदान। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कुछ नज़र आ रहे हैं और उनके आगे मैंने सेशन भी लिख दिया है कि कौन से सेशन में ये क्वेश्चंस आए थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोदान में किसानों के जीवन और उनकी वेदना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, 100 उदाहरण उत्तर दीजिए। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा, गोदान में चित्रित किसान नारी पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। चौथा, गोदान का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 5वां, गोदान के प्रमुख स्त्री पात्रों की निर्मिति को ध्यान में रखते हुए नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद की दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 6th क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गोदान का मूल्यांकन। 7th, गोदान के किसान नारी पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें नारी के बारे में पूछा गया है, नारी चरित्रों के बारे में पूछा गया है। पूरा गोदान ही किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारी पात्र और किसान जीवन और उनकी वेदना का क्वेश्चन रहेगा। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। ये 3 बार पूछा गया है अब तक के क्वेश्चन पेपर में जो हमने देखे है। दूसरा जो उपन्यास है वो है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का। आइए इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल में अभिव्यक्त राजनीतिक संदर्भों की पहचान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, इस कथन के आलोक में मैला आंचल की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, मैला आंचल की भाषा की सृजनात्मकता पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन है, मैला आंचल में लोक संस्कृति, ये टिप्पणी है। और 5वां है, मैला आंचल की भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए। छठा है, मैला आंचल के संरचना शिल्प पर विचार कीजिए। 7th है, मैला आंचल की आंचलिकता, ये भी टिप्पणी है। मैला आंचल में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है उसकी आंचलिकता। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने हमारे सामने एक आंचल विशेष को हमारे सामने रखा है जो कि है बिहार का मिथिलांचल। तो इसमें वहाँ की लोक संस्कृति भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस उपन्यास से निकलता है वो है इसकी भाषा, इसका शिल्प। सो मैला आंचल और गोदान सबसे ज़्यादा आसान है। मैंने मैला आंचल और गोदान सबसे ज़्यादा आसान इसलिए बताया है क्योंकि जो इनके उपन्यास कारक हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और दूसरी बात, इनका मैटर भी काफ़ी हमें मिल जाता है और ये उपन्यास भी हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा जो उपन्यास है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, संस्कृत निष्ठ लैंग्वेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है ये। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता और समकालीनता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा है या उपन्यास, कृति की संरचना के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के शिल्प पर विचार कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम की परिकल्पना, टिप्पणी है ये। और 5वां है, बाणभट्ट की आत्मकथा भारतीय जीवन दृष्टि का विवेचन कीजिए। तीसरा है, फिर से प्रेम की परिकल्पना पर ही टिप्पणी आई है। और 7वां है, बाणभट्ट की आत्मकथा के शिल्पगत विशिष्टियों पर विचार कीजिए। तो इस उपन्यास से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो है प्रेम की परिकल्पना और शिल्प। और बाकी हर बार जो इस उपन्यास से क्वेश्चन आए हैं तो डिफरेंट है। जो सेकंड क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा है या उपन्यास। सो आप किसी भी विधा को पढ़ते हैं, चाहे वो उपन्यास हो या आत्मकथा हो, तो उस विधा के बारे में भी आप जान लीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगर आप उपन्यास और आत्मकथा को ये विधाएं क्या है, क्या होता है इनमें, ये पढ़ लें
तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा और MSG 6 हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक काल में जब हम आधुनिक विधाएं पढ़ेंगे उसमें आत्मकथा और उपन्यास का भी टॉपिक है। सो इस पेपर में भी और उस पेपर में भी दोनों में ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप इन विधाओं को भी ज़रूर करिए, क्योंकि टिप्पणी में भी आ जाता है कि आत्मकथा पर टिप्पणी लिखिए, उपन्यास पर टिप्पणी लिखिए। और आपके सामने एक क्वेश्चन तो है ही कि बाणभट्ट की आत्मकथा है या उपन्यास। सो आप इन विधाओं के बारे में भी ज़रूर पढ़िए। बाकी जो 2 उपन्यास है, सूखा बरगद और धरती धन्ना अपना, मैंने जो भी पेपर अभी तक एनालाइज करे हैं उसमें से कई क्वेश्चन पेपर्स में मैंने ये देखा है कि उसमें किसी एक का ही पूछा गया, कहीं सूखा बरगद का पूछ लिया गया, तो धरती धन्ना अपना में से क्वेश्चन नहीं आया है। सो हमें अपने एग्ज़ाम में रिस्क नहीं लेना है, इसलिए आप ये केवल 3 ही उपन्यास करके जाइए, गोदान, मैलांचल और बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर आपको बाणभट्ट की आत्मकथा डिफ़िकल्ट लगता है और आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह सूखा बरगद और धरती धन्ना अपना दोनों ही उपन्यास करके जाएं। इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।